Hello everyone, welcome back to the another video of SQL. I hope you guys are doing well. I hope कि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा SQL का, वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम चीज़ों को स्क्रैच से समझेंगे, डेटाबेस के बारे में कि कैसे डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं। आपके पास लेट्स से अगर बल्क डेटा हो, लेट्स से डेटा आपका 500 600 डेटा हो, मल्टीपल फाइल्स हो, तो उसको हम CSV से माई सिक्वल में कैसे लोड करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इंपोर्ट टेबल इंपोर्ट विजार्ड में जाएंगे, देन वहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे, वो मेथड आज हम नहीं करने वाले हैं। स्क्रैच से डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे एंड देन CSV फाइल को उसमें लोड करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको अपना डेटा दिखा देता हूँ कि क्या डेटा मेरे पास में है और मैं किस तरह का डेटा को माई सिक्वल में अपलोड करने वाला हूँ। तो अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन। हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट CSV है: फैक्ट, सेल्स, डिम स्टेट, डिम प्रोडक्ट एंड डिम कस्टमर। तो चलिए एक एक करके एक्सेल को CSV को खोलते हैं एक्सेल में एंड डेटा को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ फैक्ट सेल्स को। फैक्ट सेल्स को मैंने जैसे ही ओपन किया, आप देखोगे मेरा सबसे पहला कॉलम जो है वो ऑर्डर आईडी है। मतलब कोई फैक्ट सेल्स से ये पता चल रहा है कि डेटा सेल्स का है। तो जब भी कोई ऑर्डर क्रिएट होता है तो उसकी एक ऑर्डर आईडी होती है, राइट। आप भी जब फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो हर एक ऑर्डर का एक ऑर्डर आईडी होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी है। देन ऑर्डर डेट, कि किस डेट में वो प्रोडक्ट को ऑर्डर किया गया है। देन प्रोडक्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। देन यूनिट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट दैट प्रोडक्ट, जो है हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा, कितना कस्टमर ने बाय किया है उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के अंदर में। देन हमारे पास है सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट मीन्स टोटल उस ऑर्डर के अंदर सेल्स वैल्यू क्या थी, वो है। देन डिस्काउंट परसेंटेज है, 0.12 का मतलब वो 12%। स्टेट कोड है, सिटी है एंड कस्टमर कोड है, ठीक है। अब मैं से समझते हैं, हमारा ये एक प्रोडक्ट है RFT 488। इस प्रोडक्ट को 2017 में 11 अगस्त 2017 में 22 क्वांटिटी परचेस किया गया। टोटल जो अमाउंट हुआ वो 1254, ठीक है, आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 12%। मतलब हमारा जो ये सेल्स अमाउंट है, ये सेल्स अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बेसिकली परचेज हुआ उसको किसी HAR 807 कस्टमर ने खरीदा है, परचेज किया है। और वो कस्टमर कौन है, कस्टमर का डिटेल क्या है, वो इसमें नहीं है अभी, बस कस्टमर कोड दिया हुआ है। देन किस सिटी में बाय किया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेट कोड क्या है उसका, ये लिखा हुआ है। लेट्स से आप बोलोगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है, बाकी डिटेल क्यों नहीं है। लेट्स से कस्टमर कौन है, कस्टमर का नाम क्या था, कस्टमर का जेंडर क्या है, एज क्या है, कौन से प्रोडक्ट को बाय किया है, ये सारी डिटेल हमें कहाँ मिलेगी। इसके लिए हमारे पास अदर एक्सेल है, उसको ओपन करते हैं। मैं इस CSV को ओपन करता हूँ, डिम प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जैसे आप डिम प्रोडक्ट को ओपन करोगे, थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ। जैसे आप इसको ओपन करोगे, इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा प्रोडक्ट कोड, राइट, RFT 488। देन प्रोडक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है उसकी, यूनिट कॉस्ट प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस। एक्चुअली ये सेल्स प्राइस नहीं, सेल्स प्राइस होना चाहिए, राइट। डबल प्राइस हो गया है। और इस पूरे डेटा को मैंने डिज़ाइन किया है गाइस। ये हमारा प्रोडक्ट का डिटेल है। लेट्स से अगर आपको पता करना है कि उस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, तो प्रोडक्ट था मसाला और उसकी कैटेगरी थी ऑयल एंड मसाला। उसका यूनिट कॉस्ट था 64.77। मीन्स अगर वो कस्टमर एक प्रोडक्ट को खरीदता, एक मसाला पैकेट को खरीदता, तो 64.77 उसकी वैल्यू होती। और शॉप को और लेट्स से रिटेलर को ये जो कॉस्टिंग है 38.76, मतलब कि वो 38.76 में उस मसाला को बाय कर रहा है और 64.77 में बेच रहा है पर पैकेट, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरे टेबल के बारे में समझते हैं, डिम कस्टमर के बारे में। तो डिम कस्टमर में बेसिक हमारे पास जो डिटेल है वो है कस्टमर कोड HAR 807, नेम ऑफ द कस्टमर
जेंडर एंड एज। ठीक है, तो ये डिटेल हो गया हमारा कस्टमर से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्टेट, डिम स्टेट। डिम स्टेट में हमारा क्या क्या डिटेल है, स्टेट कोड, स्टेट एंड रीजन। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैंने ये 4 एक्सेल क्यों बनाया। सारा का सारा डेटा तो हम इसमें भी रख सकते थे, राइट। हमारा जो ये फैक्ट सेल्स टेबल है, इसमें भी हम कस्टमर नेम, जेंडर, एज, देन यूनिट कॉस्ट प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी, स्टेट, रीजन रख सकते थे, राइट। बट जब भी आप डेटाबेस को डिज़ाइन करते हो तो इस बात को ध्यान रखा जाता है कि हमारे डेटा में यूनिकनेस ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं डिटेल में। मान लेते हैं लेट्स से कि हमारे पास में ये एक्सेल है, ठीक है। इस एक्सेल में HAR807 हमारा कस्टमर है। इस HAR807 जो हमारा कस्टमर है, इसको मैं थोड़ा रेड से लेता हूँ तो ज़्यादा हाईलाइट होगा। सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा HAR807 है, ये कस्टमर हो सकता है कि इस डेटा में और भी टाइम पे परचेज किया हो, मतलब नंबर ऑफ परचेज और नंबर ऑफ ऑर्डर में भी मोर देन 1 हो सकता है, राइट। चेक ही कर लेते हैं, चलिए। तो कैसे चेक करेंगे, Ctrl+Shift+L, फिल्टर लगाया, इसको कॉपी कर लेते हैं HAR को, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं से फिर हम डेटाबेस में जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा HAR807 है, इसने शॉपिंग 11/8 को भी की है, 6/12 को की है, फिर 11/5 को की है। मतलब इसका मल्टीपल शॉपिंग है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मे बी प्रोडक्ट भी मल्टीपल है बट रिपीट भी हो सकता है। एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को मोर देन 1 टाइम भी बाय कर सकता है, राइट। आप ही फ्लिपकार्ट पे मोबाइल बाय करते हो तो क्या आप अभी तक सिर्फ एक ही बार मोबाइल बाय किया है? नहीं, राइट। आप मल्टीपल टाइम्स, जैसे 2-3 साल के बाद आपने फिर से एक मोबाइल बाय किया, जैसे अपने फ्रेंड के लिए अपने अकाउंट से बाय किया, अपनी फैमिली के लिए अपने अकाउंट से बाय किया। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है एक कस्टमर मल्टीपल टाइम भी बाय कर सकता है, चांसेस है, राइट, पॉसिबल है ये। चलो, अब कस्टमर का जो एड्रेस है वो मे बी सेम रह सकता है और मे नॉट भी रह सकता है, राइट, ऑफर ऑल द परचेज, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, लेट्स से कि हमारा सारा डिटेल यहीं पे है, डिटेल ऑफ द कस्टमर। हमारा जो भी कस्टमर है, कस्टमर का नेम, एज, जेंडर, प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे है। ये डेटाबेस, अब ये टेबल जो है हमारा, ये यहाँ तक आ गया, लेट्स से कि R कॉलम तक है और ये डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। लेट्स से HAR807 वो कितनी बार रिपीट होगा, इसे करस्पॉन्डिंग कस्टमर नेम है, एज है एंड जेंडर है, ये कितनी बार होगा। अगर आप देखोगे तो 208 टाइम्स, मतलब 208 टाइम्स वो पूरा डेटा रिपीट होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे डेटाबेस में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो हम इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि हमारे डेटा में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिकनेस हो। क्या हो, यूनिकनेस ज़्यादा हो डेटा में। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो उसको मैं एक अलग टेबल में रख देते हैं और फिर हम लेटर ऑन उसके साथ कनेक्शन ज्वाइन लगा के उस डेटा को वापस से क्वेरी में ला सकते हैं। अब ये बोलोगे कि यूनिकनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर में यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है क्यों, हमें यूनिकनेस क्यों चाहिए डेटाबेस में। तो देखो, बेसिकली डेटाबेस में जब आप डेटा को स्टोर करते हो स्पेस लेता है, राइट। अब यहाँ पे अगर HAR807 सिर्फ 6 डिजिट का कस्टमर कोड है, अगर ये 208 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो ज़्यादा स्पेस लेगा। इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी डिटेल है, कस्टमर नेम, एज, जेंडर, वो तीनों कॉलम 208 टाइम्स अगर रिपीट होगा वो ज़्यादा स्पेस लेगा। अगर वो ज़्यादा स्पेस लेगा, ऑफकोर्स वो ज़्यादा स्पेस लेगा जो कंप्लीट डिटेल कस्टमर का हम यहाँ पे लिखते हैं। उससे क्या होगा, द रिसोर्स यूजेस हमारे बढ़ जाएंगे, द मेमोरी का स्पेस जो है ज़्यादा कंज्यूम होगा, राइट। प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर डुप्लीकेट ज़्यादा होते हैं हमारे टेबल में तो वो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेता है, राइट। अगेन लेट्स अदर एग्जांपल लेते हैं इसका, अदर प्रोडक्ट साइड और कंपनी। ये तो हो गया हमारा इंफ्रा साइड में क्या एडवांटेज है इसका, कि अगर हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम क्यों यूनिकनेस रखते हैं, कि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारा रिसोर्स का जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम हो, मेमोरी का जो अलॉटमेंट है डेटा के वो थोड़ा कम हो, अगर हम यूनिकनेस रखेंगे डेटा में तो, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है हमारे कॉस्टिंग पे भी इफेक्ट आएगी, समझ में आ गई। चलिए दूसरा
तरीके से इसको समझते हैं कि कंपनी के साइड से एज अ ऑपरेशनल ये कितना बेनिफिशियल है। चलिए समझ लेते हैं कि इस कस्टमर ने RFT 488 प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि RFT प्रोडक्ट को कितने टाइम खरीदा गया है टोटल, ठीक है। RFT प्रोडक्ट को इस कस्टमर ने टोटल कितनी बार खरीदा है, 10 टाइम्स खरीदा है, राइट। अब ये देखते हैं कि इस टेबल में ये RFT जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कोड, वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। RFT 488 ये था ना, ये कितनी बार रिपीट हुआ है इसको देखते हैं। तो अगर आप देखोगे ये 463 टाइम्स यहाँ पे लिख के आ रहा है काउंट, 463 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब ये सोचो इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट कॉस्ट प्राइस, सेल्स अमाउंट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, वो भी 400 टाइम्स रिपीट होता, राइट। 463 टाइम्स रिपीट होता, राइट। तो अगेन ये ज़्यादा स्पेस लेता, रिसोर्स को ज़्यादा कंज्यूम करता। ये तो हो गया इंफ्रा साइड से। अब इसका ऑपरेशन साइड बताते हैं। लेट्स से कि आप ये आज ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो RFT 488, कल के डेट में आपने डिसाइड किया कि हम इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे, डेटाबेसेस को डिलीट करोगे, राइट। डिलीट कैसे करते हैं आपको पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है कि किसी प्रोडक्ट को अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। आप सोचिए, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो लेट्स से आप इसको डिलीट कर दिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपका सारा डेटा प्रोडक्ट से रिलेटेड यहीं पर है, इसी टेबल में है, आपने डिलीट कर दिया। तो आपने जब डिलीट किया, इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है, लेट्स से आपने लास्ट 2 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में कितने RFT 488 प्रोडक्ट को कितने क्वांटिटी में बेचा है, इसका टोटल सेल्स वैल्यू आपको क्या आया था, वो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अगर कंडीशन आप लगाओगे तो पूरा डिलीट होगा, राइट। कल के डेट में लेट्स से आप इस पर कुछ एनालिसिस करना चाहते हो कि आई वांट टू नो कि ये RFT प्रोडक्ट जो है इसको हमने कितने अलग अलग रीजन में सेल किया है, इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, नंबर ऑफ लेट्स से क्वांटिटी कितने हमने सेल किए हैं, टोटल सेल्स अमाउंट इसका कितना बना था, कितना रेवेन्यू से हमने जनरेट किया है। तो रिकॉर्ड तो आपका लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप एक ही टेबल में सारा डिटेल रखोगे वो तो चला गया, आपने जैसे डिलीट किया। इसका अदर एडवांटेज क्या, अगर लेट्स से हमने यहाँ पे अलग से प्रोडक्ट बनाया हुआ है, प्रोडक्ट टेबल, अगर हम यहाँ से डिलीट करते हैं RFT 488 को, तो हमारा मेन टेबल जो फैक्ट टेबल है वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम ज्वाइन लगाएंगे तो टेबल इस RFT 488 के बेस पे हमारे पास कोई भी डेटा डीम प्रोडक्ट में नहीं होगा, तो हमें नल वैल्यूज देंगे, बट पास रिकॉर्ड तो अवेलेबल होगा, राइट, RFT का। लेट्स से बाद में आप वहाँ पे ऐड कर दो एंड देन वहाँ से फिर आप ज्वाइन लगा दो, तो आपके पास डिटेल आ गई। इसी तरह से कस्टमर, लेट्स से क्या होता है कि आपके पास कोई कस्टमर आज है, कल के डेट में कस्टमर नहीं होगा, तो लेट्स से आपको डिलीट करना हो रिकॉर्ड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, 10 ईयर 20 ईयर के बाद। हर कंपनी की रिटेंशन पीरियड होती है कि आपको किसी डेटा को कितना दिन तक बैकअप में रखना है। किसी का 10 ईयर होता है, किसी का 5 ईयर होता है, डिपेंड होता है कंपनी टू कंपनी। जब मैं पहले कंपनी में था तो वहाँ पे 15 ईयर था कि 15 ईयर के बाद हम कोई भी रिकॉर्ड को रिलेटेड टू द सप्लायर और रिलेटेड टू द कस्टमर हम रिमूव कर देंगे, या तो हम बैकअप में रखेंगे या फिर हम कंप्लीटली इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अगर लेट्स से अगर आपको कोई कोई कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करना है और यहाँ पे पूरा डिटेल, जैसे फैक्ट टेबल में पूरा डिटेल है, यहाँ से आपने डिलीट कर दिया तो बाद में उसका कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगा नहीं, राइट। तो ये, और सिमिलरली अगर आपके पास डिम कस्टमर का एक अलग टेबल हो, कस्टमर का एक अलग टेबल हो, यहाँ से अगर आप डिलीट कर देते हो तो आपका ऑपरेटिंग टेबल जो कि फैक्ट टेबल है, ऑपरेशनल टेबल, उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, राइट। बाद में आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो रिकॉर्ड उस कस्टमर के बारे में कि उसने कितना टोटल हमें बिजनेस दिया है, क्या प्रोडक्ट उसने बाय किया है, राइट। तो यह एक अदर एडवांटेज है। तो 2 एडवांटेज है, एक ऑपरेशनल साइड है और एक इंफ्रा साइड है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं कि इसका फैक्ट सेल्स डीम प्रोडक्ट नाम क्यों रखा गया है और ये कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो कि आपको क्लियर कर देगा। देखिए, हमारा ये फैक्ट सेल्स टेबल है, इसमें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कोड, कस्टमर आईडी, स्टेट कोड, अमाउंट, ऑर्डर डेट एंड डिस्काउंट परसेंटेज है। और भी कॉलम्स है बट मैंने यही यहाँ पे लिखा हुआ है। डीम प्रोडक्ट में आओगे, प्रोडक्ट कोड,
प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट कॉस्ट प्राइस एंड यूनिट सेल्स प्राइस है, राइट। सिमिलरली डिम कस्टमर में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, जेंडर एंड एज है, एंड डिम स्टेट में स्टेट कोड, स्टेट एंड रीजन है, ठीक है। अब समझते हैं ये टेबल एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेगा। लेट्स से आप कोई एनालिसिस कर रहे हो और आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए कि हमें हर प्रोडक्ट से कितना सेल्स आया है, और लेट्स से कैटेगरी वाइज सेल्स चाहिए, बट कैटेगरी तो यहाँ पे है नहीं, सेल्स अमाउंट है। तो अगर आप एक्सेल में करोगे तो कैसे करोगे? एक्सेल अगर आपको आती है तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे ये पता करना है कि हमारा जो सेल्स है बाय, पहले मैं इसका ये फिल्टर क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो ये सेल्स है बाय कैटेगरी क्या होगा, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, ये प्रोडक्ट कोड जो है ये कॉमन है हमारा किसमें, फैक्ट सेल्स में एंड डिम प्रोडक्ट में, राइट। तो आप यहाँ पे वी लुकअप लगाओगे। एक्चुअली देखिए डेटाबेस जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें एक्सेल से ही समझना पड़ेगा पहले। अगर हमें एक्सेल अच्छे समझ में आ गई तो डेटाबेस के रिलेशन को समझना ईजी रहेगा, ठीक है। आगे जाके मे भी हम पावर बीआई के रिलेशन को भी अच्छे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट कोड कॉमन है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ सिंपल के लिए, बस आपको दिखाने के लिए, कैटेगरी, लेट्स से कैटेगरी लिख दिया CAT इक्वल टू वी लुकअप प्रोडक्ट कोड कॉमा, ठीक है, और कैटेगरी चाहिए कॉमा 3,0। तो ये देखो हमारे पास कैटेगरी आ गया। अगेन वी लुकअप क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वी लुकअप होता है बेसिकली अगर आपके रिलेशनल टेबल में कोई डेटा है उसको यहाँ पे लाना है तो आप कॉमन कॉलम की से लुकअप लगा के इसे ला सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया, कुछ NA आ रहा है बिकॉज हो सकता है कि ये वाला प्रोडक्ट कोड उसमें नहीं हो, इसलिए यहाँ पे ये NA आ रहा है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है ये। तो ऐसे करके हम इसको ला सकते हैं यहाँ पे वी लुकअप लगा के। सिमिलरली अगर हमें डेटाबेस में चाहिए होगा तो वहाँ पे हम ज्वाइन लगा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिम प्रोडक्ट टेबल है और डिम प्रोडक्ट टेबल एंड ये फैक्ट सेल्स टेबल को, दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट कोड के साथ, जो कि हमारा यहाँ पे कॉमन कॉलम है। और अगर हम सिक्वल में बात करें तो वो हमारा प्राइमरी एंड फॉरेन की है, राइट। प्राइमरी एंड फॉरेन की ही यूज होता है दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, राइट। ये हो गई। सेम रूल अप्लाई होता है डिम कस्टमर पे भी। अगर हमें डिम कस्टमर जैसे एज, जेंडर और कस्टमर नेम से रिस्पेक्टिव हमें कोई इंफॉर्मेशन सेल्स का चाहिए तो हम उसको ज्वाइन कर लेंगे बेस्ड अपॉन द कस्टमर आईडी और हमें मिल जाएगा, राइट। सेम यहाँ पे आता है डिम स्टेट का कि डिम स्टेट में स्टेट कोड जो है कॉमन है, उससे करस्पॉन्डिंग हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और ज्वाइन करके स्टेट बेस पे एनालिसिस निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये निकालना है कि स्टेट वाइज हमारा सेल्स क्या आ रहा है, तो बस स्टेट कोड इज द प्राइमरी एंड फॉरेन की, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी एंड फॉरेन की होगा। उसके बेस पे हम ज्वाइन लगाएंगे स्टेट कोड, और स्टेट कोड वर्सेस हमारा स्टेट वर्सेस अमाउंट, सेल्स अमाउंट हमारा जो है वो एनालिसिस होके निकल के आएगा कि हमें स्टेट वाइज हमारा सेल्स क्या हो रहा है। समझ में आई बातें? इजी है, राइट। चलिए इसी चीज़ को अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये डेटा है, अगर आप देखोगे हमारे पास फैक्ट सेल्स, तो हमारे पास टोटल कितना डेटा है इसमें 9,994। बहुत बड़ा डेटा है, मज़ा आएगा इस पे काम करने में। सो बेसिकली आप कह दो तो लगभग 10,000 डेटा हमारे पास है। इस 10,000 डेटा पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने MySQL डेटाबेस में डंप करेंगे, ठीक है, एंड देन इसी पे हम आगे SQL के सारे ऑपरेशन समझेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। देन डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन हम क्या करेंगे, टेबल में डेटा को लोड करेंगे, राइट। तो हमारा जो ऑपरेशन होने वाला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट हो गया, देन हम लोग फैक्ट सेल्स टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट टेबल, कौन सा, फैक्ट सेल्स का, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे
जो हमारा होने वाला है डिम प्रोडक्ट का, राइट, डिम प्रोडक्ट का, डिम प्रोडक्ट का। देन अगेन तीसरा टेबल हम क्रिएट करेंगे डिम कस्टमर का, राइट, एंड देन फिर से क्रिएट करेंगे हम लोग डिम स्टेट का। ठीक है, ये चारों टेबल हम क्रिएट करेंगे, इसमें प्रॉपरली फॉरेन की प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे और जो इसके डेटा टाइप होंगे वो डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा फील्ड हमें चाहिए वो डिफाइन करेंगे। देन इसमें हम डेटा को लोड करेंगे, बस एक क्लिक और डेटा लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है अभी। तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ इस एक्टिविटी को कीजिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और करने में मज़ा आए। तो लेट्स गो टू द माई सीक्वल। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, इसको कैंसिल करते हैं। एक न्यू हमने सीक्वल एडिटर ओपन कर लिया है। ठीक है, जब हमने न्यू सीक्वल एडिटर ओपन किया है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस ऐसे क्रिएट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम डालेंगे। तो क्या नाम डालते हैं, चलिए इसको रखते हैं सेल्स। ठीक है, इससे पहले एक हम कंडीशन लिख देते हैं कि ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट सेल्स। तो अगर लेट्स से अगर मैं ये कंडीशन ना लिखूं, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट सेल्स, और कोई डेटाबेस सेल्स के नाम से अगर होगा तो वो क्या करेगा, क्रिएट नहीं करेगा, एरर देगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो ये कोशिश करो कि आपका डेटाबेस यूनिक हो। नहीं तो हो सकता है कि आपका डेटाबेस का नाम आपने सेम रख दिया तो पहले क्रिएट होगा नहीं, और आपने अगर ड्रॉप कर दिया तो हो सकता है उस डेटाबेस में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा, वो भी डिलीट हो जाएगा। तो डेटाबेस हमेशा यूनिक होना चाहिए, टेबल भी हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे यूज़, क्रिएट तो कर लिया, लेकिन टेबल क्रिएट करने के लिए हमें डेटाबेस को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यूज़ डेटाबेस, कौन सा, डेटाबेस सेल्स। ठीक है, और यूज सेल्स, नॉट डेटाबेस, यूज सेल्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा डेटाबेस को यूज करेगा। अब क्रिएट डिम प्रोडक्ट टेबल। तो डिम प्रोडक्ट टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, कौन सा, डिम प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसके कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स। इससे पहले यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कौन सा, डिम प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसके कॉलम को। सबसे पहला कॉलम कौन सा है, प्रोडक्ट क्या है, कोड, राइट। इसका डेटा टाइप क्या होगा, प्रोडक्ट कोड का वेयर केयर 50 लेते हैं। क्यों मैंने वेयर केयर लिया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा ओपन है डिम प्रोडक्ट, और यहाँ पे देखो ये जो हमारा डेटा है वो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ये हमेशा वेयर केयर में आएगा, इस टेक्स्ट में आएगा मतलब। ठीक है, और इसको रखते हैं प्राइमरी की, क्योंकि इस टेबल के लिए ये हमारा प्राइमरी की होगा, एंड
नॉट नल, ठीक है। देन कॉमा, इसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और ये भी हमारा वेयर क्या रहेगा 50, देन कैटेगरी, कैटेगरी वेयर केयर, इसको ले लेते हैं 50, ये भी 50 रखते हैं, मतलब 50 बिट का। देन यूनिट कॉस्ट प्राइस, इसको क्या रखें, इसको रखते हैं डेसिमल, डेसिमल 5,2, ठीक है। एंड देन यूनिट सेल प्राइस, इसको भी डेसिमल रखते हैं एंड 5,2, ठीक है। 2 मतलब 2 डेसिमल पॉइंट हो गया, और 5 हमारा बिफोर डेसिमल 5 डिजिट का वो हमारा वैल्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर तो नहीं आना चाहिए, प्राइमरी की नहीं लिखा है मैंने, प्राइमरी की, एरर हट गया, ठीक है। ये हमारा हो गया डिम प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं डिम कस्टमर, क्रिएट डिम कस्टमर। इसमें क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी करते हैं पहले, ओके, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट डिम कस्टमर, ठीक है। देन क्रिएट टेबल डिम कस्टमर एंड ओपन ब्रैकेट और नीचे में क्लोज ब्रैकेट। अब इसमें क्या, सबसे पहले क्या आएगा, कस्टमर कोड, राइट, कस्टमर कोड। अब कस्टमर कोड हमारा क्या होगा, इंट होगा या वेरकेर होगा। चलिए एक्सेल में आके देखते हैं हमारा डिम कस्टमर क्या है। HAR807, HAR807 अगेन अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये हमारा वेरकेर होगा, राइट, वेरकेर 50 एंड प्राइमरी की नॉट नल, ठीक है। ये नल नहीं होना चाहिए, हमारा प्राइमरी की रहेगा इस टेबल का। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा कस्टमर, ये भी वेयर केयर। देन नेक्स्ट है हमारा जेंडर बेसिकली हमारा मेल और फीमेल है, MNF, राइट, MNF है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बिट कितना रहेगा, 50 रहेगा हमारा नंबर ऑफ बिट, ठीक है। जेंडर में हमारा लेंगे केयर, ठीक है, केयर ले लिया, क्योंकि सिर्फ मेल और फीमेल एक वर्ड है, इसके लिए वेयर केयर लेने की जरूरत नहीं है। वेयर केयर लेते हैं कब, जब हमारा लेंथ ऑफ वेरिएबल का लेंथ जो है हमारा फ्लेक्सिबल हो, उसके लिए, बट फिक्स हो तो केयर में काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है एज को हम इंट ले रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा टेबल का डेटा रेडी हो गया। नेक्स्ट क्या क्रिएट करेंगे, डिम स्टेट, क्रिएट डिम स्टेट। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, डिम स्टेट, ठीक है, डिम स्टेट एंड देन क्रिएट टेबल डिम स्टेट, ठीक है, ऑल गुड। नाउ डिम स्टेट में कॉलम नेम कौन सा है गाइस, तो कॉलम नेम के लिए जस्ट कम एंड सी ओवर हियर, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डिम स्टेट कोड स्टेट एंड रीजन है, ठीक है। तो स्टेट कोड हमारा इसमें प्राइमरी की होगा, राइट। कैसे प्राइमरी की होगा, क्योंकि दिस इज द यूनिक है एंड
नो नल है, इवन सारे यूनिक ही है, बट ये स्टेट कोड है, इसी को हमारा फैक्ट टेबल रेफर कर रहा है, वहाँ पे एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, इसलिए हमारा ये प्राइमरी की हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट टेबल डिम स्टेट, और यहाँ पे स्टेट कोड, स्टेट कोड वेर केयर 50 प्राइमरी की नॉट नल। ओके, नॉट नल को चलो ऐसा करते हैं, ऐसे देखो सेंसिटिव तो नहीं होता, बट थोड़ा सिंटेक्स अच्छा लगे देखने में, इसलिए हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर सिंटेक्स में लिखते हैं। ठीक है, नॉट नल। नेक्स्ट, स्टेट, स्टेट वेर केयर 50। ठीक है, एंड देन इसको भी स्टेट कर देते हैं। नेक्स्ट है रीजन, राइट, रीजन वेर केयर 50। परफेक्ट है, क्लोज द ब्रैकेट। तो ये हमारा हो गया डिम स्टेट। अब फैक्ट टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट फैक्ट सेल्स टेबल, अगेन ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट क्या, फैक्ट सेल्स, और फैक्ट सेल्स रहने देते हैं, फैक्ट सेल्स, क्योंकि उसमें सेल्स का बहुत सारे डेटा है, राइट। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और ये भी क्लोज करते हैं क्वेरी को। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल फैक्ट सेल्स, एंड देन इसमें हम कॉलम का नाम लिखेंगे। तो इसमें कौन कौन से कॉलम है विद डेटा टाइप हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला कॉलम है ऑर्डर आईडी, जो हमारा एज ए प्राइमरी की काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये हो सकता है ये जो ऑर्डर आईडी है ये यूनिक होगा एंड नो नल भी होगा, और लेट्स से ये यहाँ पे प्राइमरी किस लिए काम कर रहा है, लेट्स से हमारे पास कोई फ्यूचर में, अगर डेटाबेस ऐसे क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में हमारा कोई और भी प्रोडक्ट हुआ, लेट्स से टेबल हुआ, उसमें इसको ये रेफर करके वहाँ पे उस टेबल को इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर आईडी हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी की होगा। सबसे पहले ऑर्डर आईडी, ठीक है, देन वेयर केयर 50 एंड प्राइमरी की नॉट नल। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर डेट, राइट, ऑर्डर डेट को हम रखते हैं डेट। ठीक है, अगर हमने डेट रखा है तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा YYYY-MM-DD। मतलब जब हम इस डेटा को फैक्ट सेल्स को लोड करेंगे तो हमारा टेबल में CSV फाइल में हमारा डेट जो फॉर्मेट है वो YYYMMDD में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो एरर देगा। ठीक है, तो आप जब भी इस तरह की ऑपरेशन करो ऑर्डर डेट कॉलम के साथ, तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में हो। नहीं होगा तो फिर आप इसको एज अ वेयर कर स्टोर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट कोड, वेयर केयर 50, कॉमा। नेक्स्ट क्या है, यूनिट को हम रखते हैं इंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेल्स अमाउंट, इसको मैं रखता हूं डबल, क्योंकि डेसिमल भी हो सकता है। 10,3 रखते हैं, चलो 3 डेसिमल पॉइंट, कॉमा। देन डिस्काउंट परसेंटेज, सो DISPCT, इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हुआ। इसको भी रखता हूँ मैं डेसिमल, एक्चुअली इसको डेसिमल करना है, डबल नहीं, डबल बहुत बड़ा
डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के रखते हैं, कोई साइंटिफिक वैल्यू जिसमें कि 10-20 पॉइंट ऑफ डेसिमल वैल्यूज हो, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डबल जो है वो लार्ज डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। डेसिमल 3,2, ठीक है, ये काम करेगा इसमें। नेक्स्ट स्टेट कोड CTN कस्टमर कोड, देन स्टेट कोड, एंड ये होगा हमारा varchar 50, करेक्ट। मेक श्योर कि आप लेट्स से ये स्टेट कोड हमारा डिम स्टेट में भी है, राइट, स्टेट कोड, तो ये आपने जो भी डेटा टाइप यहाँ पे दिया varchar सेम यहाँ पे होना चाहिए, सेम अप्लाई होता है प्रोडक्ट कोड में भी। प्रोडक्ट कोड में हमने यहाँ पे varchar दिया है, तो डिम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कोड को हमें varchar ही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, अदरवाइज आप जब डेटा इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पे इशू आएगी। नेक्स्ट स्टेट कोड हो गया, एंड देन सिटी, तो सिटी अगेन varchar और 50 रखते हैं इसको, कॉमा कस्टमर कोड, ठीक है, इसको भी varchar 50 रखते हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर कोड जो है हमारा varchar ही था यहाँ पे। इस केस में कस्टमर कोड कस्टमर टेबल में एज अ प्राइमरी की काम करेगा और यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम करेगा, ठीक है। अब चलिए इसके फॉरेन की को भी डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉरेन की कौन सा है हमारा, सबसे पहला प्रोडक्ट कोड इज द फॉरेन की, ठीक है, ये है रेफरेंसेस डिम प्रोडक्ट एंड इसके अंदर प्रोडक्ट कोड सेम जो यहाँ पे है हमारा प्रोडक्ट कोड, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से एंड वहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया कि हमारा फॉरेन की कैसे रेफरेंस करेगा अदर टेबल से। जब भी आप फॉरेन की को डिफाइन कर रहे हो उस टेबल को आपको सबसे लास्ट में लिखना है, जैसे हमने लिखा है फैक्ट सेल्स सबसे लास्ट में लिखा है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो टेबल जिसको आप रेफर कर रहे हो इसमें जैसे डिम प्रोडक्ट, अगर वो सबसे पहले क्रिएट नहीं होगा तो जब भी ये टेबल क्रिएट होगा कौन सा फैक्ट सेल्स सो एरर देगा कि ये डिम प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कोड को रेफर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो टेबल एक्चुअली है ही नहीं डेटाबेस में अगर आप पहले क्रिएट नहीं करते हो, इसीलिए आपको वो पहले क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगेन फॉरेन की और प्रोडक्ट कोड के बाद हम दूसरा जो आएगा वो आएगा आई थिंक ये स्टेट कोड, राइट। स्टेट को हमारा दूसरा फॉरेन की है और तीसरा है कस्टमर कोड, राइट। तीसरा हमारा है कस्टमर कोड और यहाँ पे डिम प्रोडक्ट डिम स्टेट में डिम स्टेट को करेगा रेफर एंड डिम कस्टमर कोड के लिए डिम कस्टमर को, राइट, डिम कस्टमर, देन कॉपी द डेटा फ्रॉम द लेट्स से डिम स्टेट में हमारा जो प्राइमरी की है वो है स्टेट कोड, तो यहाँ से कॉपी करते हैं एंड डिम स्टेट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। डिम कस्टमर हमारा ये टेबल है जिसमें कस्टमर कोड जो हमारा है वो एक्चुअली में प्राइमरी की है जो यहाँ पे एज अ फॉरेन की रेफर होगा, सॉरी मतलब एज अ प्राइमरी की ही बट इसका फॉरेन की उसको रेफर करेगा, ठीक है। ऑल गुड। तो हमारा ये एक टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी रेडी हो चुका है, ठीक है। हमने क्या किया, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट सेल्स, अगर सेल्स का कोई डेटाबेस है तो उसको आप डिलीट कर दो, बट क्योंकि अगर वो सेल्स नाम का डेटाबेस होता तो वो क्रिएट करने नहीं देता। ये एक वार्निंग भी अच्छी है क्योंकि डेटाबेस का नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए। जब हम प्रोडक्शन में डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रॉप लिखोगे, लेट्स से अगर वो टेबल ऑलरेडी है उसमें कुछ अलग डेटा है तो वो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। देन क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, ड्रॉप द टेबल इफ एग्जिस्ट, देन डिम प्रोडक्ट उसका कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, डिम अगेन डिम कस्टमर उसके कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, अगेन डिम
स्टेट एंड उसके डेटा टाइप प्लस डिम स्टेट विथ कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, देन फैक्ट सेल्स कॉलम नेम विथ देयर डेटा टाइप्स एंड फॉरेन की रेफरेंस। ठीक है, तो कंट्रोल ए और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो सारा का सारा हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसको रिफ्रेश करें डेटाबेस को, देखिए सेल्स डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हमारा डिम कस्टमर, डिम प्रोडक्ट, डिम स्टेट, डिम सॉरी फैक्ट सेल्स अवेलेबल है। अब अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि इसके अंदर क्या क्या। एक्चुअली अभी इसके अंदर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, बस एज अ स्कीमा रेडी हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डिम स्टेट पे आओगे और इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिम स्टेट का दिखेगा, राइट। डिम प्रोडक्ट पे आओगे तो इसका दिखेगा, डिम कस्टमर पे आओगे तो इसका दिखेगा कॉलम्स नेम। बट हमने अभी तक कोई डेटा को ऐड नहीं किया है तो इसलिए हमें ये एम्प्टी दिख रही है। अब इसको कैंसिल करते हैं और हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं किस चीज़ का, हमें कैसे डेटा को इंपोर्ट करनी है और लोड करनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम डेटा लोड करेंगे सबसे पहले टेबल के लिए, वो है हमारा लोड द डेटा फॉर डिम प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोड डेटा इन फाइल, मतलब फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, देन इनटू टेबल डिम प्रोडक्ट। ठीक है, इनटू टेबल डिम प्रोडक्ट, देन नेक्स्ट लिखना पड़ेगा फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, एक सेकेंड एरर नहीं आना चाहिए, अच्छा पहले लिख लेते हैं। चलिए, फील्ड्स टर्मिनेटेड TERMINATED टर्मिनेटेड बाय, ये CSV फाइल है तो कॉमा से होगा, CSV कॉमा सेपरेट फाइल होती है, राइट। फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय आपका कॉमा से, देन लाइन्स टर्मिनेटेड बाय, कॉपी करते हैं, एंड लाइन का क्या होता है, ये होता है लाइन टर्मिनेशन की सिंबल, राइट। देन इग्नोर वन रोज, हमें फर्स्ट रो को इग्नोर करना है क्योंकि वो हेडर होगा। एंड देन राइट द नेम ऑफ द कॉलम, सबसे पहला नेम कॉलम का क्या था, चेक करते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट फैक्ट सेल्स के लिए, सॉरी डिम प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कोड, कॉपी एंड पेस्ट, देन प्रोडक्ट कैपिटल में नहीं लिखते हैं, सिंटैक्स हमें प्रॉपर मेंटेन करना है इसलिए कैटेगरी, राइट। एंड देन यूनिट, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, यूनिट कॉस्ट प्राइस कॉमा यूनिट सेल्स प्राइस। ठीक है, ये हमारा कॉलम नेम हो गया जिसमें हम डेटा को ऐड करेंगे। लोड फाइल, यहाँ पे बेसिकली हमें पाथ डालनी है, क्या डालनी है, पाथ, फाइल का पाथ डालना है। यहाँ पे हम पाथ डालेंगे फाइल का, तो इसलिए पहले सारे टेबल का लिख लेते हैं और पाथ एक ही साथ डालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लोड द डेटा फॉर और लोड डेटा इनटू डिम
स्टेट और कस्टमर ले लेते हैं, ठीक है। सेम ये रिपीट होगा यहाँ से यहाँ तक, सेम चीज़। लोड डेटा, इसको यहाँ ब्लॉक करते हैं। लोड डेटा इन फाइल, यहाँ पे पाथ डालेंगे डिम कस्टमर का, इनटू टेबल डिम कस्टमर, ठीक है। कस्टमर फील्ड टर्मिनेटेड बाय कॉमा, बिकॉज ये CSV फाइल है। लाइंस टर्मिनेटेड बाय, ये सिंबल होता है लाइंस का, कि हमारा जो नेक्स्ट लाइन आएगा, मतलब नेक्स्ट रो आएगा, वो कैसे आएगा, इस लाइन के बाद आएगा। इग्नोर रो 1 बिकॉज हमें हेडर नहीं चाहिए, ठीक है। देन कॉलम नेम, चाहिए हमें यहाँ पे। तो कॉलम इसका क्या है, कस्टमर का कस्टमर कोड, कस्टमर जेंडर एंड एज, सेम चीज लिखेंगे। कस्टमर कोड कॉमा कस्टमर कॉमा जेंडर कॉमा एज, ठीक है। ये हमारा इसका कॉलम हो गया। देन नेक्स्ट आता है डिम स्टेट के लिए, ठीक है। लोड द डेटा इनटू डिम स्टेट, क्वेरी को यहाँ पे क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे जो कॉलम नेम आएगा वो क्या कॉलम नेम होगा, ये भी चेंज होगा यहाँ पे, डिम स्टेट, राइट। सो बेसिकली लोड डेटा इन, यहाँ पे पाथ डालेंगे, इनटू टेबल डिम स्टेट, फाइल टर्मिनेटेड बाय, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, लाइंस टर्मिनेटेड बाय /n, ठीक है। इग्नोर रो 1 क्योंकि हमें हेडर नहीं चाहिए। अब हम आते हैं डिम स्टेट में। डिम स्टेट में क्या है, स्टेट कोड, स्टेट एंड रीजन, राइट। सो स्टेट कोड कॉमा स्टेट एंड रीजन, करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका लोड डेटा इनटू फैक्ट सेल्स, करेक्ट। इसके लिए कॉपी करते हैं इस लाइन को और यहाँ पे डिम स्टेट के प्लेस पे आ जाएगा। पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। डिम स्टेट के प्लेस पे क्या आएगा, फैक्ट सेल्स, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट सेल्स के डेटा को डंप करेंगे। टेबल नेम परफेक्ट होना चाहिए, अगर आपने गलत लिख दिया तो एरर देगा। फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय अगेन कॉमा, लाइंस टर्मिनेटेड बाय /n, इग्नोर 1 रो बिकॉज हमें हेडर नहीं चाहिए। देन यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम का नेम इन सीरीज जो हमने क्रिएट किया है। तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर डेट, देन प्रोडक्ट कोड, ठीक है। एंड देन प्रोडक्ट कोड के बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट कोड के बाद यूनिट, राइट। तो प्रोडक्ट कोड के बाद क्या आएगा, यूनिट, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट कॉमा एंड नेक्स्ट इज सेल्स अमाउंट, डिस परसेंटेज एंड स्टेट कोड। सो सेल्स अमाउंट कॉमा डिस परसेंटेज, PCT लिया है ना हमने, जो कॉलम का में गाइस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। हाँ डिम, एक काम करते हैं कॉपी कर लेते हैं इसको, नहीं तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अननोन फील्ड करके एरर आ जाएगा। देन स्टेट कोड, सिटी एंड कस्टमर कोड, स्टेट कोड कॉमा सिटी कॉमा कस्टमर कोड, यही था। स्टेट कोड सिटी एंड कस्टमर। तो ये हमारा ओवरऑल क्वेरी रेडी हो गई है। अब हमें पाथ कॉपी करनी है फाइल की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे शुरू होती है,
अब अगर पाथ आप डालोगे, लेट्स से अगर आपने फाइल को, हमारा जो ये CSV फाइल है, ये तीनों CSV फाइल, फैक्ट सेल्स, डिम कस्टमर, डिम डिम कस्टमर, डिम प्रोडक्ट एंड डिम स्टेट, ये तीनों चारों फाइल को अगर आप लेट्स से लोकल में कहीं पे आपने रखा है, लेट्स से डाउनलोड्स में रखा है, डॉक्यूमेंट्स में रखा है, या किसी और ड्राइवर में रखा है, तो इससे अगर वो कॉपी पाथ आप वहाँ पे डालोगे, कॉपी करके पाथ अगर आप डालोगे तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि माई सिक्वल अलाउ नहीं करता कोई और पाथ से डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, लोड करने के लिए, वो अलाउ नहीं है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डेजिनेटेड प्लेस पे पेस्ट करनी पड़ेगी, देन वहाँ से हमें कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो ये फैक्ट सेल्स का टेबल है, उसमें ऑर्डर डेट हमारा YYY डैश MM डैश DD के फॉर्मेट में होना चाहिए, बट ये है नहीं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सिंपल है, आप इसको होम में जाओ, जनरल, देन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, देन गो टू डेट। यहाँ पे देखो आपका आएगा ये ईयर, मंथ एंड डे, क्लिक ऑन दिस। ये हो गया, लेकिन जैसे आप इसको सेव करोगे ये वापस से सेम फॉर्मेट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम टाइम, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट लेता है। ठीक है, तो इसको आप डेट फॉर्मेट में रख के इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। वो कैसे करेंगे? इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, वैल्यू कॉमा एंड YYYY डैश MM डैश DD। ठीक है, ये हो गया। देन ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं एज अ वैल्यू, तो Ctrl+C Ctrl+V एज अ वैल्यू। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। फॉर्मूला को बेसिकली जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करके हमने इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया एज अ YYY MM एंड D। ठीक है, जो क्या फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला था इसका वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वल टू, अगर टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट और सेल नंबर, लेट्स से हम फर्स्ट को कर रहे हैं तो B2 कॉमा एंड YYYY डैश MM डैश D एंड D। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें ये डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, बट फॉर्मेट उसका YYY DD MM एंड DD रहेगा। ठीक है, बट फॉर्मूला हटाने के लिए हमने क्या किया, Ctrl+C सेलेक्ट किया एंड Ctrl+C, देन आप यहां से भी कर सकते हो राइट क्लिक एंड पेस्ट एज अ वैल्यू, तो वो फॉर्मूला हट जाएगा। अब देखो एज अ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एग्जैक्टली यहाँ पे पेस्ट करनी है, तो Ctrl+X और यहाँ पे आके इसको आप इसमें पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में। नाउ इसको पहले डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करोगे, इसको आप Ctrl+S करके इस CSV फाइल को आपको क्लोज कर देना। ये CSV फाइल है तो क्लोज कर देना। वापस से अगर आप इसको ओपन करते हो अगेन एक्सेल में, तो ये आपको सेम एक्सेल वाले फॉर्मेट में जो आपका सिस्टम का टाइम एंड डेट फॉर्मेट है उसमें दिखेगा, इसलिए आपको इसे ओपन नहीं करना है। अब इसे क्लोज कर दो, सारे फाइल को क्लोज करते हैं। CSV फाइल को सेव नहीं करना है, डोंट सेव एंड डोंट सेव। ठीक है, अब हम चलते हैं वो प्लेस पे जहाँ पे हमें ये फाइल को पहले कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, देन वहाँ का फाइल पाथ लेके हमें यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना C ड्राइव। ठीक है, C ड्राइव में आपके आएगा प्रोग्राम डेटा। अगर आपको प्रोग्राम डेटा नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करनी है, किसी पे भी क्लिक करके, सॉरी, व्यू में जाना है एंड शो मोर, और यहाँ पे होगा हिडन आइटम, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका विंडो 11 है तो व्यू, शो एंड हिडन आइटम। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम डेटा दिखेगा, क्लिक ऑन दिस।
देन यहाँ पे आपका माई सिक्वल, आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो माई सिक्वल का एक फाइल बनेगी, ओपन। देन माई सिक्वल सर्वर 8.0 में जाना है एंड यहाँ पे अपलोड में है, इस अपलोड वाले फोल्डर में उन सारे को पेस्ट करना है जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जो भी एक्सेल है आपके, सॉरी CSV फाइल है, उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ये हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सेल फॉर्मेट में है, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा है डिम कस्टमर, डिम प्रोडक्ट, डिम स्टेट एंड फैक्ट सेल्स, ये सारा का सारा फाइल हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आपको अगर मैं पाथ बताऊं तो ये पाथ है सी प्रोग्राम डेटा माई सिक्वल सर्वर 8.0 अपलोड्स, ये पाथ है। इसमें आपको यहाँ पे सारा का सारा फाइल पेस्ट करनी है। देन वन बाय वन करके हम यहाँ से इसका पाथ लेते हैं, राइट क्लिक एंड कॉपी एज अ पाथ। वापस से यहाँ पे आएंगे और सबसे पहला पाथ हमारा है डीम प्रोडक्ट का, तो इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। आपको ये हटाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा को, ठीक है, ये हो गया। इस तरह ही हम डीम प्रोडक्ट का हो गया। अब हम करेंगे डिम कस्टमर का। वापस से जाते हैं, ये हमारा डिम कस्टमर है, राइट क्लिक एंड कॉपी एज अ पाथ एंड हम यहाँ पे आके इसको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट, लोड द डेटा ऑफ डिम स्टेट, ठीक है। डिम स्टेट का फाइल पाथ हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी द पाथ, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। देन फैक्ट सेल्स के लिए वापस से जाएंगे, राइट क्लिक एंड कॉपी एज अ पाथ एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे फैक्ट सेल्स में। आप देखोगे तो सारा का सारा हमारा CSV फाइल है, क्योंकि अगर CSV फाइल नहीं होगा तो ये फील्ड टर्मिनेटेड बाय कॉमा हम नहीं डाल सकेंगे और फिर हमें आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी आपको कोई फाइल को लोड करनी है डेटाबेस में, मेक श्योर कि आपका फाइल CSV में सेव हो, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने क्या किया है, कंस्ट्रेंट ऑफ फॉरेन की को एक्टिवेट किया है। जब हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो टेबल में हमने फॉरेन की को एक्टिवेट किया था, राइट। तो हमें लोड के टाइम पे इसे डिसेबल करना होगा, वापस से हम इसे फिर एनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेरी लिखेंगे। वो क्वेरी क्या होगा, सेट, यहाँ पे सेट, ठीक है, फॉरेन की चेक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और ये डिसेबल कर देगा इसको, चेक्स को, एंड देन जब डेटा लोड हो जाएगी हमारी फैक्ट सेल्स की, तब इसको वापस से हम ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है डेटा को लोड करने का। हमने क्या किया, पहले लोड द डेटा ऑफ डीम प्रोडक्ट, हमने लोड डेटा इन फाइल, वहाँ पे हमने पाथ पेस्ट किया, देन इनटू टेबल डीम प्रोडक्ट। अब ये मेक श्योर करना, अगर आप डीम प्रोडक्ट डेटा को लोड कर रहे हो तो डीम प्रोडक्ट में होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए कॉलम, फाइल एंड टेबल नेम, इसका हमें प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। देन फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, लाइन्स टर्मिनेटेड बाय स्लैश एंड इग्नोर रो 1, क्योंकि हमें हेडर नहीं चाहिए। वाई? क्योंकि हमें हेडर, इग्नोर हेडर, ठीक है। सेम, अब डीम प्रोडक्ट में हमारा जो भी कॉलम नेम था उसको हमने एज इट इज लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट, डीम प्रोडक्ट का या किसी भी टेबल का जो कॉलम नेम आपने टेबल में डिफाइन किया है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, आपका डेटा भी उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे अगर मैंने प्रोडक्ट कोड सबसे पहले लिखा है तो आपके CSV फाइल में सबसे पहला कॉलम प्रोडक्ट कोड का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रोडक्ट, कैटेगरी, यूनिट एंड सो ऑन। सीक्वेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि डेटा टाइप्स भी हमने डिफाइन किया है, वो डेटा टाइप्स मैच नहीं करेगा और हमें एरर दे देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम, इसके लिए सेम रूल्स अप्लाई होती है, सेम रूल अप्लाई होती है। इसके लिए रूल थोड़ा चेंज होता है कि हमने यहाँ पे फैक्ट सेल्स के लिए फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक्टिवेट किया है। इसके लिए जब भी हम डेटा को लोड करेंगे तो फॉरेन की को हम डिसेबल करेंगे, वापस से उसको एनेबल करेंगे, ठीक है।
अगर आपके पास डेटा इंटीग्रिटी नहीं है तो आप ये मत करना। हमारे डेटा में इंटीग्रिटी है, क्यों? क्योंकि हमने आपको दिखाया कि डेटा एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रही है। डेटा में 1 to many रिलेशन है, मतलब हर एक डीम प्रोडक्ट में, हर एक डीम टेबल में हमारा क्या है, एक वैल्यू एक टाइम पे है। लेट्स से अगर स्टेट कोड एक है KL तो एक ही टाइम पे है, डुप्लीकेट्स नहीं है। तो डेटा इंटीग्रिटी को प्रॉपरली मेंटेन किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। एरर आ गया, MySQL is running with the secure file path option show it cannot execute the this statement। ओके, हमने ये बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में चेंज नहीं किया है, इसलिए ये एरर आ रहा है। अगर आप लेट्स से अगर आप कोई और जगह पे फाइल को रख के आप लोड करने की कोशिश करते, आपको ये एरर आता, इट कैन नॉट एग्जीक्यूट सिक्योर फाइल पाथ। MySQL सर्वर इज रनिंग विथ अ सिक्योर फाइल पाथ, मतलब ये सिक्वल सर्वर है वो सिक्योर फाइल पाथ के साथ रन हो रही है, इसलिए आप कहीं और से इसमें डेटा नहीं डाल सकते, आप उसी पाथ से डाल सकते हो। तो हमने पाथ डाला है बट हमने इसे फॉरवर्ड स्लैश करना छोड़ दिया, तो इसे हमें फॉरवर्ड स्लैश करना है, ठीक है। सारे को एक एक करके हमें फॉरवर्ड स्लैश करना पड़ेगा। ये तो हमारा डीम कस्टमर का हो गया, प्रोडक्ट डीम प्रोडक्ट का भी हो गया। देन अभी हम डीम स्टेट का भी चेंज कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश में, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड स्लैश में नहीं है गाइस तो पाथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी हमारा सर्वर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। या तो आप डबल बैकवर्ड स्लैश लगा दो या एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। आई होप कि अब ये हो चुका है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल A एंड रन। फॉरेन की फील्ड्स, फॉरेन की चेक्स इन फील्ड लिस्ट, कैसे? फॉरेन की फील्ड लिस्ट इन चेक लिस्ट तो नहीं है, मैंने तो उसको हटा दिया है। बोल रहा है कि फील्ड लिस्ट में मैंने फॉरेन की चेक लिस्ट डाला हुआ है, जबकि ये दूसरा लाइन है। अच्छा, मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया था यहाँ पे, इसलिए ये एरर थी। तो एरर आ सकता है, आपको घबराना नहीं है, बस वो एरर के साथ थोड़ा सा डुप्लीकेट एंट्री RFT 4 रेटेड फॉर की डीम प्रोडक्ट प्राइमरी। ये बोल रहा है कि RFT 4 रेटेड जो है हमारा डीम प्रोडक्ट में प्राइमरी है बट वो डुप्लीकेट हो रहा है। कैसे, चलिए चेक करते हैं। पहले यहाँ पे हम डीम प्रोडक्ट में आएंगे, ठीक है। ओके, डीम प्रोडक्ट में हमारा डेटा ऑलरेडी आई थिंक आ चुका है क्या? अच्छा, वो एक्टिवेट ऑलरेडी आ चुका था इसलिए ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, बेसिकली जब हमने फर्स्ट टाइम रन किया था, सेकेंड टाइम, तो वहाँ पे ये वाला फैक्ट सेल्स रन नहीं हुआ था, बाकी सारे टेबल हो गए थे। बट अभी हम क्या करेंगे, वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वापस से टेबल क्रिएट करेंगे। क्वेरी हमारी रेडी है, आपको आई होप आपको क्वेरी समझ में आ गई होगी पूरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पूरे क्वेरी को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कंट्रोल A एंड रन। इससे क्या होगा, जो हमने पहले से टेबल को क्रिएट किया हुआ है वो ड्रॉप होकर फिर से क्रिएट होगा, क्योंकि हमने कंडीशन लिख के रखा है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिखा था, अगर बाय मिस्टेक हमने कोई मिस्टेक किया तो उसको हम वापस से रीरन कर सकें, ठीक है। तो ये देखो हमारा टेबल फिर से क्रिएट हो गया, ठीक है। टेबल क्रिएट हो चुका है। आप देखोगे तो डिम कस्टमर में कोई डेटा नहीं है, डिम प्रोडक्ट में कोई डेटा नहीं है, डिम स्टेट में कोई डेटा नहीं है, अब फैक्ट सेल्स में भी बिल्कुल भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो 1 1 करके सारे को क्लोज कर देते हैं, नंबर ऑफ क्योंकि ये नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ाने से कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये तो पहले का था इसलिए आपको मैं दिखा दूं, फैक्ट सेल्स में हमारा डेटा नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा एम्प्टी है, तो ये हमारा पूरा फाइल है लोड के लिए। डेटा टेबल हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें लोड करना है। तो कंट्रोल A एंड रन। देखो सारा का सारा डेटा लोड हो गया, 9994 रो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। अब आपको हम एक एक करके टेबल दिखाते हैं। तो सबसे पहले डिम कस्टमर में जाते हैं। डिम कस्टमर में हमारा सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। और इसके स्कीमा को समझते हैं। कस्टमर कोड प्राइमरी की नॉट नल, कस्टमर कोड वेयर केयर 50, जेंडर केयर है एंड एज इंट है। ये हो गया हमारा डिम कस्टमर का, ठीक है। नेक्स्ट डिम प्रोडक्ट, इसमें हम
पहले डेटा देख लेते हैं। तो डेटा हमारा लोड हो चुका है, राइट, ऑल द डेटा। अब इस पर क्लिक करते हैं सेटिंग वाले आइकन पे टू सी द स्कीमा। तो याद है प्रोडक्ट कोड हमारा वेरकेयर 50 है और प्राइमरी की नॉट नल है। प्रोडक्ट वेरकेयर है, कैटेगरी वेरकेयर, यूनिट कॉस्ट प्राइस डेसिमल एंड यूनिट सेल प्राइस हमारा डेसिमल है। परफेक्ट, जैसा हमने डिजाइन किया था वैसा ही है। देन डिम स्टेट, डिम स्टेट में डेटा हमारा आ चुका है। देन क्लिक ऑन द सेटिंग आइकन और स्टेट कोड हमारा प्राइमरी की है, नॉट नल है एंड वेरकेयर 50 है। देन स्टेट कोड वेरकेयर 50, रीजन वेरकेयर 50, ठीक है। तो ये हमने जैसा डिजाइन किया था एग्जैक्टली वैसा ही है। देन फैक्ट सेल्स में आते हैं। फैक्ट सेल्स में आप देखोगे हमारा डेटा ऑलरेडी आ चुका है और ऑल द डेटा 9094 पूरा आ चुका है, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर आईडी जो है सेम नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि पूरा डेटा नहीं है, बट पूरा डेटा आया है, ठीक है। जब हम काउंट ऑपरेशन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रो जो हमारा है 99 कितना था, 9994 है कि नहीं, 9994, ठीक है। अब इसके स्कीमा को देखते हैं, फील्ड्स को देखते हैं। ऑर्डर आईडी वेरकेयर प्राइमरी एंड नॉट नल, ऑर्डर डेट डेट के फॉर्मेट में है, हमने चेंज किया था वहाँ पे डेट के फॉर्मेट में। प्रोडक्ट कोड वेरकेयर, यूनिट इंट है, सेल्स अमाउंट डेसिमल है एंड डिस्काउंट परसेंटेज डेसिमल है। स्टेट कोड अगेन वेरकेयर, सिटी वेरकेयर एंड कस्टमर कोड वेरकेयर है। अब इसके फॉरेन की को देखते हैं, ये हमारा 3 फॉरेन की है। जब आप इस पर क्लिक करोगे देखो प्रोडक्ट कोड हमारा कॉलम और रेफर कर रहा है प्रोडक्ट कोड को, राइट, दूसरे टेबल में डीम प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट रेफर टेबल यहाँ पे है, देखो। नेक्स्ट अगेन दूसरा ये जो हमारा फॉरेन की नेम है बेसिस को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं, और ये रेफर टेबल जो टेबल में हमारा वो कॉलम है। तो ये कंस्ट्रेंट डिम स्टेट टेबल को रेफर कर रहा है एंड हमारा कॉलम का नाम स्टेट कोड है और रेफर कॉलम भी स्टेट कोड है, मतलब डिम स्टेट में। सेम सेल्स में डिम कस्टमर एंड डिम कस्टमर कोड एंड कस्टमर कोड। तो ये हमारा फॉरेन की भी कंस्ट्रेंट भी एक्टिवेट है। तो गाइस ये था हमारा पूरा स्क्रैच से हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। डेटाबेस को हम कैसे स्क्रैच से क्रिएट करते हैं और बल्क डेटा को कैसे हम लोड करते हैं बाय डिफाइनिंग द प्राइमरी एंड फॉरेन की। आई होप आपको मजा आया होगा, आप सेम एक्टिविटी कर सकते हो। मैं लिंक में आपको एक नया डेटा दे दूंगा, आप प्लीज़ ट्राई करना उसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय द सीक्वल वीडियो।